वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का नया टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। काफ़ी बार एंट्रेंस में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजनिंग में मिलकर, तो आप लोग परेशान होते हैं कि ये तो रीजनिंग के नहीं है, लेकिन वो भी रीजनिंग के ही थोड़े पार्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसे मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। तो आपको मैथ के थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मैथमेटिकल रीजनिंग को करने के लिए। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 स्टडी मैथमेटिक्स एंड 25 स्टडी फिजिक्स। If 10 students study both subject, how many students study only mathematics? हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, हमसे कहा है टोटल क्लास में स्टूडेंट्स हैं हमारे 50। टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 50। हमसे फिर कहा कि सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट्स कितने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो मैथ पढ़ते हैं, इसमें हमसे कहा है 30, और फिजिक्स जो पढ़ते हैं उनकी क्वांटिटी हमें बताई है 25। फिर इसके बाद हमसे नेक्स्ट चीज कहा है एक क्वेश्चन में कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं इसमें 10। हमसे कहा है अब कि हमें बताना है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। हमें टोटल स्टूडेंट्स बता दिए 50, मैथ पढ़ने वाले इसमें 30 और फिजिक्स पढ़ने वाले 25। अगर आप इन दोनों को सम करके देखेंगे तो 55 आ रहे होंगे। आप कहेंगे कि क्वेश्चन में कुछ परेशानी है कि 55 आ रहा है सम तो मैथ और फिजिक्स का करके, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 10 बता दिए, मीन्स जो ये मैथ पढ़ने वाले सिर्फ 30 हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं मैथ के साथ साथ, ठीक है। और जो ये फिजिक्स पढ़ने वाले 25 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें बताया है कि मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका सम है 10। अब हमसे पूछा है सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ मैथ पढ़ने वालों के लिए हमें बताया है कि मैथ कितने लोग पढ़ रहे हैं 30, और हमसे कहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिर्फ मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, तो 30 में से हम ये फिजिक्स पढ़ने वाले निकाल देंगे। 30 - 10 दैट इज 20 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है इन अ सर्टेन टाउन 85% ऑफ पीपल लाइक कॉफी एंड 75% लाइक टी। इफ 60% लाइक बोथ, व्हाट परसेंटेज लाइक ईदर कॉफी और टी और बोथ। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक टाउन में 85% लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉफी पसंद है, फिर 75% लोग ऐसे हैं जिन्हें टी पसंद है, और 60% लोग हैं जिन्हें कॉफी और टी दोनों चीजें पसंद हैं। अब हमसे कहा है कि कितनी परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो कॉफी पसंद है या चाय या फिर दोनों चीजें पसंद हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक सेट का फॉर्मूला होता है, हमने सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। उसका फॉर्मूला ये हमसे कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ए यूनियन बी हमारी क्या चीज होती है, ए यूनियन बी मतलब कि टोटल जो इंक्लूडेड हमें बता दी जाते हैं, टोटल हमसे कहा जाता है। ठीक है, और ए मतलब कि आइटम्स इन ए, जितने भी आइटम्स ए में शामिल हैं उसे हम ए की जगह रखते हैं। बी का मतलब है जितने भी आइटम्स सेकंड हमें बता दिया जाता है, सेकंड आइटम उसमें रखते हैं बी में। और ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमारा अपोजिट ऑफ यू का साइन है इसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, और इसका मतलब होता है कॉमन, जो दोनों जगह इंक्लूड हो रहे हैं, ए में भी इंक्लूड हो रहे हैं और बी में भी इंक्लूड होते हैं, तो वो आते हैं हमारे ए इंटरसेक्शन बी में। तो अब जो ये क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। हमसे कितना कहा था, 85% लोगों को सिर्फ कॉफी पसंद है, मान लीजिए ए आपका कॉफी है, ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट करिए, और प्लस टी कितना लोगों को पसंद थी, 75 लोगों को टी पसंद है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी दैट इज कॉमन चीज कितनी है, जो दोनों को पसंद है, वो है 60%। ठीक है, ये एक इक्वेशन टाइप बन गई, इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 85 + 75 - 60 दैट इज 100। 100% लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो टी पसंद है या कॉफी पसंद है या फिर दोनों ही चीजें पसंद है।
ठीक है, 100% है पूरे, कोई 1% भी ऐसा नहीं है जैसे कि टी या कॉफी में से कोई चीज पसंद नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरीके से सॉल्व होगा ये सेट के थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड देयर डिफरेंस इज 12, फाइंड द नंबर एंड देयर एचसीएफ। हमसे पूछा है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो ऐसे नंबर हैं जिसका सम 60 है और उनका डिफरेंस 12 है। तो हमसे पूछा है कि वो ऐसे क्या नंबर हैं, उनका हमें एचसीएफ निकाल कर देना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम इक्वेशन बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। दो नंबर हैं दैट इज x प्लस वाई, सम हमें बता दिया गया है x प्लस वाई का सम है 60 और डिफरेंस दैट इज x माइनस वाई। एक नंबर को हमने x मान लिया, दूसरे नंबर को हमने y मान लिया, तो x माइनस वाई हो जाएगा हमारा 12। अब ये दो इक्वेशन बन गई। लीनियर वेरिएबल्स हमने पढ़ा था, उसमें इस तरह से इक्वेशन बनती थी, तो हम उसे सॉल्व करते थे। हमारे पास दो मेथड होते थे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इसमें आसानी से एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हमने जब ऐड करा, x प्लस एक्स 2x और प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल इज इक्वल्स टू 60 प्लस 12 72 एंड x इज इक्वल टू 36। ठीक है, एक नंबर हमें पता चल गया यहाँ से कि x 36 है। अब दूसरा नंबर हम इस x को इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, तो x हमें 36 है प्लस y इज इक्वल्स टू 60, y हो जाएगा हमारा 60 माइनस 36, तो y हमारा आ गया 24। हमें x की वैल्यू पता चल गई और हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब इसका आसानी से हम HCF निकाल सकते हैं। 36 का HCF हमने निकाला, तो ये हमारा 36 का HCF निकल गया। अब इसी तरह से हमें 24 का HCF निकालना है। HCF अलग अलग निकालते हैं ना, 36 और 24 का, इसलिए हम अलग अलग ही निकाल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 और 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, और ये 3 और ये 3, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF हो गया हमारा 12, तो 12 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 480। दो नंबर का प्रोडक्ट हमें 480 बता दिया है एंड देयर HCF इज 8, व्हाट इज देयर LCM। हमें यहाँ HCF बताया है, प्रोडक्ट बताया है, हमसे पूछा क्या है LCM। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की कोई इक्वेशन हमें सही से बनकर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो अब हम HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, हमें HCF इसका बताया गया है 8 और LCM हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट हमें बताया है 480। LCM आ गया आपका 60, आंसर विल बी द 60। इस तरीके से अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए इसीलिए, ताकि आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। इसमें ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक बंदा है ए जो कि 10 दिन में अपना काम को कंप्लीट करता है, और वहीं उसी काम को बी थोड़ा लेजी है तो वो उस काम को कर रहा है 15 डेज में। ए हमारा 10 डेज में कर रहा है काम को, और उसी सेम काम को बी कर रहा है 15 डेज में। अब हमसे कहा है अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम, एफिशिएंटली होता है। तो हमसे कहा है ए एंड बी जब काम कर रहे हैं साथ मिलकर तो काम कंप्लीट हो जाता है हमारा।
तो हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, हमसे कहा है हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। जब ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कब होगा कंप्लीट। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमें इन दोनों के काम को मतलब ऐड करना है। ऐड किस तरीके से करेंगे, ए और बी के काम को हमें ऐड करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे, दैट इज 1/10। ए का वर्क हो गया 1/10, ठीक है। इसी तरह से बी का हो गया 1/15। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको पहले इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। अब ये हमारे फ्रैक्शन बन गए, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम हमारा आता है 30, 3 + 2 दैट इज 5/30। 5 1 1, 5 6 30। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज 6 डेज। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा कि ये दोनों काम कितने दिन में मिलकर करेंगे, 6 डेज में। ठीक है, अगर टाइम ऑफ वर्क का आपको कुछ भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाकर एलसीएम लेकर इस तरीके से ही सॉल्व करना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। हमसे कहा है 1 और 1000 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके लिए एक तरह का फॉर्मूला होता है n/LCM ऑफ डिविजिबल नंबर्स। इसका एक ये फॉर्मूला, एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। n मतलब कितने नंबर्स हैं 1 और 1000 के बीच में, कितने नंबर हैं इन दोनों के बीच में, आसानी से हम बता सकते हैं 1000 नंबर्स हैं इनके बीच में। ठीक है, अब हमसे कहा है एलसीएम ऑफ डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर हमें क्या क्या बता दिए गए हैं, 3 and 5। ठीक है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। 1000 अपॉन जब 3 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं, ये आ जाता है हमारा 15। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है आंसर 66.66 समथिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है, हमें सिंबल्स बता दिए गए हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में भी कहलाया जाता है मैथ के अलावा, लेकिन ये कोड्स बता दिए गए हैं हमें। हमसे कहा गया इफ स्टार का मतलब होता है इसमें मल्टीप्लाई, इफ मल्टीप्लाई इज कॉल्ड प्लस एंड डिवाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, माइनस इज कॉल्ड डिवाइड, प्लस इज कॉल्ड माइनस। तो हमें जो ये इक्वेशन दी गई है 40/20 -5 × 10 एंड +5 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इनके आप साइंस इंटरचेंज कर दिए। जब आप इसके साइन इंटरचेंज करेंगे, दैट इज 40 और 20 के बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड को हमने कहा है मल्टीप्लाई 40 × 20, माइनस को हमने कहा है डिवाइड, ये आ जाएगा 5 डिवाइड में, और ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हमने कहा है +10, और अब ये जो प्लस है, प्लस को हमने कहा है -5। तो देखिए 5 4 ज़ा 20 और ये 4 4 ज़ा 160 +10 -5। अब 160 + 10 -5 कितना हो जाता है हमारा 165। दैट इज ये ऑप्शन में ही नहीं है 165, इसमें लास्ट में नन ऑफ दीज है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें नन ऑफ दीज। इस ये जो आंसर हमें दे रखे हैं इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 165 हो। ठीक है, अगर इसमें 160 170 की जगह 165 होता तो हमारा आंसर 165 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर। क्वेश्चन में है अ बैंक प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ ₹55,000 टू अ शॉपकीपर एट अ 5% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आफ्टर 2 years द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर इज। हमें इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पर A का मतलब होता है अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट है, P का मतलब है प्रिंसिपल और R का मतलब है रेट, N का मतलब है टाइम। तो देखिए यहाँ हमसे अमाउंट पूछा गया है, P मतलब हमारा प्रिंसिपल हमें बता दिया गया है 55,000, 1 प्लस R हमें बताया है रेट कितना है 5%, दैट इज 5 अपॉन 100, N हमें बताया है 2 years। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 55,000 इंटू, इसे एलसीएम लिए 100 प्लस 5 की पावर 2, हंड्रेड अपॉन ये होगा हमारा 105 की पावर 2। ये 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल एंड दिस वन कैंसिल। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा क्या बचा, 55 इंटू 105 इंटू 21 अपॉन 2। तो हमारा आएगा आंसर, इधर इसे हम सॉल्व करेंगे 60637.5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। दैट इज उस शॉपकीपर को इंटरेस्ट के बाद इतना अमाउंट देना होता है। अब दूसरी चीज, अमाउंट हमारा क्या चीज है, अमाउंट का मतलब है, इस अमाउंट का भी एक कंसेप्ट है कि अमाउंट का मतलब होता है हमारा P प्लस आई। आई मतलब इंटरेस्ट, ये जो अमाउंट है हमारा, ये हमारा फाइनल अमाउंट है, ठीक है। ये अमाउंट हमारा फाइनल है। P का मतलब प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल उसने स्टार्टिंग में दिया दैट इज ये 55,000, और इस पर जो भी इसने इंटरेस्ट दिया है इस 55,000 पर, ये इसमें इंक्लूड है। तो इसे हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सिंपली आपसे इंटरेस्ट पूछा गया है तो आपको अमाउंट निकालने के बाद इस तरह से इसका इंटरेस्ट निकालना होगा। अब इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे आप, जो आपका ये जो अमाउंट निकला है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दिए। ये जो अमाउंट है आपका 60,637.5, इसमें से जब आप प्रिंसिपल को 55,000 को माइनस करेंगे तो आपका कोर इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको एक और फंडा भी क्लियर हुआ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा इनमें कि हमारा इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, तो हम निकालेंगे A माइनस P करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फुल ऑफ वाटर, व्हेन 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट इट बिकम्स एम्प्टी, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज। कुछ टैंक से रिलेटेड, कैपेसिटी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एंट्रेंस में, ठीक है। तो इसमें हमसे कहा गया है एक टैंक है, मान लेते हैं सपोज दिस इज द टैंक एंड 3/4 इज फुल, ये इसका मान लेते हैं 3/4 पार्ट है, ठीक है। अब ये जो 3/4 पार्ट है ये फुल है अभी इसमें, और हमसे कहा गया अगर हम इसमें से, इस पूरे टैंक में से 30 लीटर वाटर को बाहर निकाल लेते हैं तो ये खाली हो जाता है। इसमें अब कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो 3/4 पार्ट है टैंक का, 3/4 पूरा हमने मान लिया कि ये x है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। 3/4 ऑफ x, x मतलब ये पूरा हमने मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी x है। तो 3/4x इज इक्वल्स टू 30 लीटर। क्यों, क्योंकि ये जो 3/4 है हमें ये 30 लीटर के बराबर हो गया यहाँ। वो कैसे, अगर हम ये पूरा 30 लीटर पानी निकालते हैं तो ये टैंक खाली हो जाता है, और टैंक में पानी कितना है 3/4। तो कहने का मतलब हमारा सिंपल हो गया कि 3/4x इज इक्वल टू 30। ये आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, और जब ये इस तरह की इक्वेशन बन गई तो हम यहाँ से x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। x हमारा क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, x है हमारा कैपेसिटी, ठीक है। दैट इज आपका आंसर हो गया हमारा ये x इज इक्वल टू 40 लीटर। मीन्स हमारी जो कैपेसिटी है इस टैंक की कितनी है, 40 लीटर की, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कैपेसिटी के हम इस तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है द सम ऑफ 4 consecutive integers is 1290 देन द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। हमसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। फिर अब देखिए इंटीजर किसे कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर का कंसेप्ट क्या है। तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स, हमारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड जीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दैट इज -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। ये सारे हमारे नंबर्स इंटीजर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म यूज हुआ है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव का मीन है लगातार, बीच में कुछ भी स्किप नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए इंटीजर में। ठीक है, तो हमसे इस तरह से कहा है कि 4 इंटीजर हैं। तो देखिए 4 इंटीजर में पहला हमने कहा कि x होगा इंटीजर, दूसरा इंटीजर हमने कह दिया कि x + 1। सपोज करेंगे अगर हम 1 है पहला तो 1 + 1 2, इस तरीके से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला x है, दूसरा x + 1, तीसरा क्या हो जाएगा x + 2 और फोर्थ 1 हो जाएगा x + 3। ठीक है, ये हमारे तीनों इंटीजर हो गए। ये फर्स्ट इंटीजर हो गया, ये सेकंड इंटीजर, ये थर्ड इंटीजर और ये हो गया हमारा फोर्थ इंटीजर। तो इस तरीके से ये हमारे 4 इंटीजर्स हो गए। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या है कि अब ये जो चारों इंटीजर्स हैं इनका सम, दैट इज बीच में हम प्लस कर देते हैं, इसका सम हमें बता दिया गया है 1290। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसे आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लिए। सबसे पहले देखिए x कितना है, 1 2 3 4, दैट इज 4x प्लस 1 और 2 और 3 कितने हो गए 6 इज इक्वल्स टू 1290। अब 4x + 6 इज इक्वल टू 1290। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। 1290 यहाँ 6 प्लस में है, इधर आकर ये माइनस बन गया। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब इसे हमने कट करा तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें x की वैल्यू 321। ये हमारी क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, पहला इंटीजर हमारा क्या हो गया 321। हमसे पूछा है इसमें ग्रेटेस्ट वन कौन सा है। अब देखिए इन सब में आप देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, आपका ये जो है लास्ट वाला x + 3। ठीक है, ये जो x है ये आपका स्मॉलेस्ट है और ये जो x + 3 है ये आपका ग्रेटेस्ट है। हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है तो हम x + 3 कर देंगे, दैट इज 321 + 3, दैट इज 324 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 oranges are divided among some boys and girls whose total number is 50, so that each boy gets 5 orange and each girl gets 7 orange. The number of girls. अब हमसे कहा है कि हमारे पास 280 ऑरेंज हैं और हमें एक क्लास में डिवाइड करने हैं। उस क्लास का हमें टोटल नंबर बता दिया 50 और उस क्लास में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। हमसे कहा हमने बॉयज को 5 ऑरेंज दिए हैं और गर्ल्स को वहीं हमने 7 ऑरेंज दिए हैं। और हमसे फाइनल क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको इक्वेशन बनानी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन से आसानी से वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, हमारे पास कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, तो टोटल हमें क्लास की स्ट्रेंथ बताई गई है 50। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। बी से हमने बॉयज को सपोज करा है, जी से गर्ल को। यहाँ एक्स वाई नहीं लेते, डायरेक्ट बी और जी ले लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी 50 है, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर। तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई। दूसरी चीज हमसे कही है कि हमने 5 ऑरेंज जो दिए हैं वो बॉयज को दिए हैं और वहीं 7 ऑरेंज दिए हैं गर्ल्स को। तो टोटल हमारी कितने ऑरेंजेस बताए गए हैं क्वेश्चन में, 280। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, जब ये दो इक्वेशन बन गई तो अब इसे हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने पढ़ा था इक्वेशंस को सॉल्व करना। हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये जो b + g है
50, तो यहाँ देख सकते हैं हम b इज इक्वल टू 50 माइनस जी। ठीक है, ये g यहाँ प्लस में है, इधर आकर ये माइनस में हो जाता है, तो b इज इक्वल टू 50 माइनस जी। अब इस को हम, ये जो हमने लिया है इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, इस वाली को हम यहाँ जब पुट करेंगे तो 5b है हमारा 50 माइनस जी और प्लस 7g इज इक्वल टू 280। ठीक, ये चीज समझ में आई? 50 माइनस जी कैसे आया? ये b की वैल्यू हमने यहाँ से ली 50 माइनस जी, तो अब हमारा ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई। इसमें से हम g की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया 250 माइनस 5g प्लस 7g इज इक्वल टू 280। तो 250 माइनस ये 5g और 7g कितना हो जाता है हमारा 2g प्लस का। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन आएगा प्लस का। अब देखिए ये 2g, यहाँ ये 250 पॉजिटिव है, यहाँ जाकर ये निगेटिव हो जाएगा। 280 माइनस 250, तो ये 2g इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 30। g की वैल्यू हमारी आ गई 15, क्यों? 2 से ये 30 डिवाइड हो गया। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी गर्ल्स की वैल्यू आ गई 15। और हमसे क्वेश्चन में गर्ल्स की ही वैल्यू पूछी थी कि गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हमारी हैं 15। और अगर बॉयज का पूछते तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते 50 माइनस 15, 35 हमारे बॉयज आ जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे सिंपल गर्ल्स का पूछा है, तो हमने ये गर्ल्स का इस तरीके से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 9 while the sum of squares of those two numbers is 225, then what is their product? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा। हमसे कहा है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर कितना बताया हमें? 9। ठीक है, और इस हमसे क्या कहा? आप देखिए कि एक्स स्क्वायर, पहली एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरा कहा है हमसे दो नंबर हैं उनके सम का स्क्वायर हमें बता दिया गया 225। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये एक चीज हम ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जब हम इसे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 9। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी है? 225 माइनस 2xy इक्वल्स टू 9। अब देखिए एक्स वाई हमारा यहाँ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमसे वहां कहा था ना कि हमें दो नंबर के प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा? अब देखिए ये 225, यहाँ इसे माइनस में ले आए, यहाँ पॉजिटिव है 9, इधर आकर माइनस, और ये यहाँ नेगेटिव है तो ये इधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब 225 में से 9 माइनस करें तो हमारे आ गए 216 इक्वल्स टू 2xy। ये 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारी जो एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई हमारा 108, आंसर हो जाएगा हमारा 108 कि इन दो नंबर के जो प्रोडक्ट है वो 108 होगा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ बेसिकली बस आइडेंटिटी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज से रिलेटेड। एज के क्वेश्चन अक्सर हर तरह के एंट्रेंस में आते हैं, कोई सा भी एंट्रेंस हो उसमें एज के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। अगर मैथ का पार्ट उसमें होता है तो हमें इस तरह का क्वेश्चन भी आना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन इज 7:2। मीन्स फादर और उसके सन के रेशियो हमें बता दिया गया है 7:2 है उसकी प्रेजेंट एज का। ठीक है, फिर हमसे कहा है कि 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 9:4। तो हमसे फादर की प्रेजेंट एज पूछी है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले फादर और सन का हमें रेशियो बता दिया गया है। फादर और सन का रेशियो हमें बताया गया है प्रेजेंटली 7:2। अब हमसे कहा गया है कि 10 साल बाद, दैट इज इसमें फादर में भी 10 साल ऐड हो जाएंगे और सन भी वही नहीं रहेगा, 10 साल आगे बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा। फिर इसका रेशियो हमसे कहा गया है 9:4 है।
अब हमसे कहा गया है फादर की एज कितनी है, मीन्स ये जो फादर है हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसे तो देखिए 4f प्लस 40 इज इक्वल टू 9s प्लस 90। इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करा और इस 4 को इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4f माइनस 9s इज इक्वल टू 90 माइनस 40, तो 4f माइनस 9s इज इक्वल टू 50, ठीक है। और हमसे कहा यहाँ पर f अपॉन s 7/2 है, तो देखिए यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सभी, तो ये होता है हमारा 2f इज इक्वल टू 7s। यहाँ से अगर हम s की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो हमें फादर की एज निकल जाएगी, मतलब 2f अपॉन 7 इक्वल्स टू s। ये हमारी है s की वैल्यू, सन की एज हमें 2f अपॉन 7 है, तो 4f तो एज इट इज रहेगा माइनस 9। ये जो s की वैल्यू है हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पर, दैट इज 2f अपॉन 7 इक्वल्स टू 50। अब 4f माइनस 18f अपॉन 7 इक्वल टू 50। अब ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से f की वैल्यू निकल जाएगी। इसे यहाँ कर लेते हैं, एलसीएम लिया 7, 28f माइनस ये 18f इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारा 10f अपॉन 7 इक्वल्स टू 50। ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाता है 50 इंटू 7, और ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 10। इस 0 से ये कैंसिल, दैट इज 5 7 35। अब यहाँ हमें पता चल गया फादर की एज कितनी है, फादर की एज है हमारी यहाँ 35। आंसर आपका हो जाएगा 35।